अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि ये एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का सिलेबस चल रहा है और लेक्चर नंबर 108 तक हमने एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस कर लिए थे। यानी हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू किया हुआ है, बल्कि अब तो ये अख्ताम को जा रहा है। चैप्टर नंबर 7 जो पंजाब बोर्ड की बुक का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। और आपको पता है पंजाब बोर्ड का सिलेबस पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के सिलेबस को कवर करता है। और ज़ाहिर बात है एफएससी का टॉपिक है, पार्ट 2 का टॉपिक है, तो सिंध बोर्ड, केपीके बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, उनमें भी आलमोस्ट यही टॉपिक हैं। तो थोड़ा सा आगे पीछे चैप्टर्स हैं, तो इन लेक्चर्स से वो बच्चे जो हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। क्वेश्चंस में ज़रा वैल्यूज़ आगे पीछे होंगी, बाकी टॉपिक्स जो हैं वो सेम हैं। तो बच्चों, हमारा ये जो चैप्टर 7 है इसका टाइटल है वेक्टर्स। और एक्सरसाइज 7.5 हम शुरू कर चुके हुए हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड हमने चलना है। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 7.5 जो है वो कंप्लीट कर दी जाए, ताकि ये सिलसिला जो है, इस चैप्टर का जो सिलसिला है वो यहाँ पे क्लोज़ हो। बच्चों, इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो हमारे पास वो दो टॉपिक्स हैं। एक हमारे पास है वर्क डन और दूसरा हमारे पास जो टॉपिक है वो है मूवमेंट। अब जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़िज़िक्स पढ़ी हुई है एफएससी में, उनको तो मालूम है कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है और मूवमेंट कैसे कैलकुलेट होता है। जिन दोस्तों ने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ी हुई उनको फिर ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो उनके लिए भी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में देता हूँ लेक्चर को, कि मतलब किस तरीके से हम देखते हैं कि वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मूवमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वो बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हर आने वाली जो नई वीडियो है उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको फौरी तौर पर या सबसे पहले जो है वो मौसूल हो। उसके बाद बच्चों, चूँकि ये हमारा वाइट बोर्ड का काम है तो इसमें आपको वीडियो क्वालिटी को ज़रा मलहूज़ खातिर रखना होगा। अगर आपकी ये वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल पर है तो आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है और मिनिमम 360 रिक्वायरमेंट है। अगर इससे कम है तो काइंडली वीडियो क्वालिटी को बढ़ाकर 360 पर ले जाइए। और अगर नेट पैकेज अच्छा है या वाईफाई यूज़ कर रहे हैं तो फिर मैं चाहूँगा कि आप 480 या 720 पर जाकर वीडियो देखिए, ताकि वाइट बोर्ड जो है वो आपको क्लियर दिखाई दे, इस पर लिखा हुआ हर वर्ड आपको क्लियर दिखाई दे। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड हमने चलना है। तो इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है वर्क डन का। अब वर्क डन क्या चीज़ है, देखें, वर्क डन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये किसी फोर्स के हिसाब से, यानी जब कोई फोर्स कोई काम करती है तो उस काम को हम वर्क डन का नाम देते हैं। अब देखिए हमारे पास वर्क डन किस तरीके से कैलकुलेट होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो है वो F एक फोर्स है, दिस इज़ अ कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट फोर्स एक बॉडी पर ऑपरेट होती है और वो बॉडी कहाँ मौजूद है, पॉइंट A पर मौजूद है। अच्छा, होता ये है कि हमारे पास वो जो बॉडी है वो इस फोर्स के ज़ेरे असर अपना पॉइंट छोड़ देती है और वो बॉडी डिस्प्लेस होकर पॉइंट B पर मूव कर जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो A से लेकर B तक का डायरेक्टेड डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं जी D से। अब इस D की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो ये बात आप लोगों ने ज़रा जहन में रखनी है। तो जब ये हमारे पास दो वेक्टर्स हासिल हो जाते हैं, यानी AB वेक्टर को हमने D वेक्टर का नाम दिया हुआ है, तो हम जब ये D वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होता है, वर्क डन वो बराबर होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या करना है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये बन जाता है हमारे पास वर्क डन। और इसका जो आंसर है वो एक स्केलर फॉर्म में आता है, तो लिहाजा ये हमारे पास इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों, ये सिंपल सा इसका फिनोमिना है। तो इसको देखते हैं कि हमने कैसे अपने क्वेश्चंस पर इसको अप्लाई करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी सबसे पहले 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स F
इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम P1 टू P2। एक कांस्टेंट फोर्स F उसने हमें दी हुई है। देखिए मैं उसको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास एक फोर्स है और वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को मूव करवाती है P1 से P2 की जानिब। यानी अगर मैं डायग्राम बना लूँ इसकी, तो डायग्राम इसकी ये है कि फोर्स F जो है ये अप्लाई होती है P1 पॉइंट पर और मूव करके बॉडी कहाँ चली जाती है, P2 पॉइंट पर चली जाती है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, डायरेक्टेड डिस्टेंस, दिस इज़ D। तो अब आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए F डॉट D करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है अब आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स तो गिवन है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी सॉल्यूशन गिवन। फोर्स है हमारे पास 4I प्लस 3J प्लस 5K। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, D कैलकुलेट करना है। और D जो है वो एक्चुअली AB वेक्टर है। और आपको पता है कि AB वेक्टर कह रहा हूँ, P1 P2 वेक्टर है, P1 P2 वेक्टर है। और आपको पता है कि P1 P2 वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये किया जाएगा P2 माइनस OP1। OP2 में से OP1 को क्या करना है, माइनस करना है। तो D वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा P2 वेक्टर लिखेंगे 2I प्लस 4J प्लस 6K माइनस OP1 हो जाएगा हमारे पास 3I प्लस J माइनस 2K। सो D वेक्टर इज इक्वल टू 2I माइनस 3I, दिस इज माइनस I, 4J माइनस J, दिस इज प्लस 3J, 6K प्लस 2K, सो दिस इज प्लस 8K। अब यहाँ से आगे देखें, डिस्प्लेसमेंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो बच्चों अब मुझे करना क्या है, वर्क डन लिखना है। सो वर्क डन दिस इज इक्वल टू F डॉट D, यानी फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो यानी फोर्स का I कंपोनेंट 4 है और डिस्प्लेसमेंट का I कंपोनेंट -1 है, प्लस फोर्स का J कंपोनेंट जो है वो 3 है और डिस्प्लेसमेंट का जो I कंपोनेंट है वो भी 3 है। उसके बाद प्लस यहाँ पे फोर्स का K कंपोनेंट 5 है और डिस्प्लेसमेंट का भी K कंपोनेंट जो है वो 8 है। तो आपने यहाँ पर लिखना है -4 प्लस 9 प्लस 40। सो आंसर इज़ 45। तो 45 यूनिट जो है वो इसका वर्क डन जो है वो कैलकुलेट होगा। तो बच्चों मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बात मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको डायग्राम समझनी है और ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर ख़त्म होता है। तो आपने उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है और फिर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है। डॉट प्रोडक्ट आपने 7.3 में भी किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बात कैलकुलेट करनी आती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फोर्सेस जो हैं वो एक फोर्स नहीं दी होती, एक से ज़्यादा फोर्सेस दी होती हैं, 1 2 3 4 फोर्सेस हमें गिवन होती हैं और हमें कहा जाता है कि इन फोर्सेस के होते हुए आपने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट मैंने पूरी तो नहीं लिखी, बस मैंने सिर्फ फोर्सेस लिखी हैं और पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं कि ए से डिस्प्लेस होकर बॉडी कहाँ चली जाती है, बी पर चली जाती है। तो वर्क डन क्या होगा, देखो सोल्यूशन में आपने करना क्या है, पहली फोर्स को आपने F1 कहना है। तो F1 बराबर होगा 4I प्लस J माइनस 3K। दूसरी फोर्स को आपने F2 कहना है, F2 हो जाएगा 3I माइनस J माइनस K। अब आपने सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है और रिजल्टेंट का मतलब आप समझते हैं कि दोनों फोर्सेस को ऐड करने से हमें रिजल्टेंट हासिल हो जाएगा, यानी F1 प्लस F2 दिस इज इक्वल टू F फोर्स। तो बच्चों दोनों फोर्सेस को आपने ऐड कर देना है। अगर आपको 3 फोर्सेस गिवन होंगी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें 3 फोर्सेस गिवन है, आपने एक को F1, दूसरे को F2 और तीसरी फोर्स को F3 कह देना है और रिजल्टेंट जो होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। अब फोर्सेस को जब आप ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है I कंपोनेंट में I कंपोनेंट ऐड होगा, यानी 4I प्लस 3I दिस इज 7I, J और माइनस J दिस इज 0J, माइनस 3K माइनस K
सो दिस इज़ -4k। बच्चों स्पेस कम होने की वजह से मैंने डायरेक्ट इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दिया है, और आप बेशक चाहें तो एक दो स्टेप ज़रा बढ़ा लें ताकि आपसे गलती जो है वो ना हो। तो आपको पता है कि जब आप डायरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो अब यहाँ से आगे बच्चों आप लोगों ने करना क्या है, आपने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए बी वेक्टर होगा। ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी में से ओ ए को माइनस करेंगे। ये भी ज़रा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 - 1 करेंगे, सो दिस इज़ 4i, 4 - 2 करेंगे, +2j हो जाएगा, 1 में से 3 को माइनस करेंगे, सो -2k आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने फोर्स भी कैलकुलेट कर ली, मैंने डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क डन, दिस इज़ इक्वल टू फोर्स डॉट डी, यानी दिस इज़ F डॉट डी। अच्छा, यहाँ पर जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आई कंपोनेंट आई से मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 × 4, प्लस जे कंपोनेंट जे से मल्टीप्लाई होगा, 0 × 2, प्लस के कंपोनेंट के से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज़ -4 - 2, एंड आंसर इज 7 4s आर 28 प्लस 0 और प्लस हो जाएगा 8, सो दिस इज़ 36। तो ये हमारे पास बच्चों वर्क डन जो है वो कैलकुलेट हो गया। अब मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। वर्क डन के हवाले से एक क्वेश्चन जो है वो बड़ा ट्रिकी किस्म का क्वेश्चन है, वो बहरहाल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हो सकता है कि वो आपको प्रॉब्लम करे। तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो देखते रहिए इसको, लेक्चर को पूरे को। तो देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 10 ज़रा देखिए बच्चों, यही ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें ट्रिक क्या था वो ट्रिक समझते हैं पहले। देखिए उसने कहा जी अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है, एक्टिंग पैरेलल टू दिस, और फोर्स जो है वो इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। इस वेक्टर के क्या है, फोर्स पैरेलल है, और डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ से इस पॉइंट पर बॉडी को वो फोर्स क्या करवा देती है, मूव करवा देती है। तो बच्चों पहले तो मुझे इसमें फोर्स जो है ना वो मालूम करनी है कि फोर्स क्या है। बाकी तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है, वर्क डन हासिल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें जो मालूम करना है दर हकीकत वो फोर्स है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि गिवन v कह लेते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर v है वो गिवन है, और v जो है वो किसके इक्वल है, वो बराबर है 2i - 2j प्लस k। उसके बाद जो फोर्स है बच्चों, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें 6 गिवन है, ज़रा इस बात को याद रखिएगा। तो अब मुझे क्या करना है, फोर्स मालूम करनी है। तो मुझे ये पता है कि फोर्स और v जो है वो पैरेलल है, फोर्स और वेक्टर v आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट भी आपने जहन में रखना है कि हमारे पास अगर दो फोर्स और v आपस में दो वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका जो यूनिट वेक्टर है वो भी सेम होगा। तो f का यूनिट वेक्टर और v का यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बच्चों एक फोर्स मालूम करनी है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी, सबसे पहले यूनिट वेक्टर ऑफ v कैलकुलेट कर लेते हैं, और यूनिट वेक्टर ऑफ v कैलकुलेट करने के लिए मुझे v का मैग्नीट्यूड चाहिए, और v मैग्नीट्यूड हमारे पास इक्वल होगा स्क्वायर ऑफ i कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ j कंपोनेंट प्लस स्क्वायर ऑफ k कंपोनेंट। सो v मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, दिस इज़ 4 + 4 + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास √9, 9 का √ हो जाएगा 3। तो अब यहाँ से आगे v हैट जो है वो बराबर होगा v वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, यानी v वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल होता है। यहाँ से आगे बच्चों मैं लिखता हूँ फोर्स 2i - 2j प्लस के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v। अब मैग्नीट्यूड ऑफ v की जो वैल्यू है वो आई हुई है हमारे पास 3। तो अब मुझे यहाँ पे पता है कि फोर्स का यूनिट वेक्टर और v का यूनिट वेक्टर दोनों क्या हैं, सेम है।
तो मैं यहाँ पर एक फोर्स इस्तेमाल करता हूँ और मैं लिखता हूँ जी फोर्स जो है वो एक्चुअली किसके बराबर होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स के बराबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब वो कैसे होगा, देखिए हम यहाँ पर बच्चों जानते हैं कि अगर मुझे फोर्स का यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो फोर्स का यूनिट वेक्टर एफ हैट होगा और वो बराबर होगा एफ वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। अब इस मैग्नीट्यूड को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ वेक्टर बराबर होगा एफ मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ एफ। तो बच्चों इसी आइडिया को, इसी सिलसिले को मैंने यहाँ पर क्या किया है, यूज़ किया है। तो नेक्स्ट हम करते हैं जी एफ फोर्स इज इक्वल टू एफ मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 गिवन है और फोर्स का यूनिट वेक्टर ये हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं 2i माइनस 2j प्लस k डिवाइडेड बाय 3। सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3 2s आर 6 हो जाएगा, 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे सो 4i माइनस 4j प्लस हो जाएगा 2k। ये अब हमें हासिल हुई है फोर्स। अब फोर्स हासिल होने के बाद बच्चों मुझे कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि गिवन पॉइंट मुझे ए और बी हैं, यानी पहले पॉइंट को मैं ए कह देता हूँ, दूसरे को बी कह देता हूँ। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 1 2 एंड 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट्स डी विल बी इक्वल टू ए बी वैक्टर and D is equal to OB minus OA. So 5 minus 1, 4i, 3 minus 2 plus j, 7 minus 3 plus 4k। अब यहाँ से आगे हमने वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन बच्चों हमारे पास क्या होगा, वर्क डन दिस इज इक्वल टू F डॉट D। सो एफ फोर्स के कंपोनेंट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका आई कंपोनेंट और इसका आई कंपोनेंट दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस हो जाएगा माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस हो जाएगा के कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय के कंपोनेंट। 4 4s आर 16 माइनस 4 प्लस 8। सो 16 प्लस 8 24 होगा, उसमें से 4 माइनस हो जाएगा तो 20 यूनिट्स जो हैं वो इसके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, इसमें जस्ट उसने जो आइडिया यूज़ किया है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन यूज़ की है, और उसका जो मैकेनिज़्म है पूरा सिलसिला है वो मैंने आपको समझा दी है कि किस तरीके से हमारे पास फोर्स जो है वो बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें वो आपको मुश्किल बात कोई नहीं लगेगी। वर्क डन के मैंने सारे क्वेश्चन जो टेक्निकल थे वो सारे ऑलमोस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो इसी के तनाजुर में उम्मीद है कि आप बाकी वर्क डन के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जस्ट एक क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया वो आप लोगों के लिए, तो कोशिश कीजिएगा कि उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो लिंक है वो है मूवमेंट के साथ। अब मूवमेंट क्या है वो ज़रा समझते हैं, तो देखते हैं मूवमेंट क्या कहता है, तो देखते रहिएगा। बच्चों हमारे पास ये दूसरा जो टॉपिक है इस एक्सरसाइज का वो है मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या है, देखिए मूवमेंट में हमने करना क्या होता है, हमारे पास एक फोर्स जो है वो किसी पॉइंट पर अप्लाई होती है। अब वो फोर्स जो है वो किसी पॉइंट P पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, और किसी पॉइंट A के अबाउट हमने इस फोर्स का मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो हमने करना क्या है, एक वेक्टर मालूम करना है, A से लेकर P तक एक वेक्टर होगा, दिस इज़ R वेक्टर। अब यहाँ पे A से लेकर P तक का जो वेक्टर हम कैलकुलेट करेंगे, इसका और फोर्स जो पॉइंट P पर अप्लाई हो रही है उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मूवमेंट हासिल हो जाएगा। तो मूवमेंट बराबर होगा हमारे पास R क्रॉस F। तो ये बात हमें याद रखनी है कि मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, R क्रॉस F करते हैं। तो सिंपल आपने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को R का फाइनल पॉइंट रखना है, जिसके अबाउट मालूम करना है मूवमेंट, वो R का इनिशियल पॉइंट होगा। तो बच्चों अब यहाँ से आगे देखते हैं जी हम करना कैसे है मूवमेंट। सवाल को हल करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन फोर्स क्या है,
गिवन एफ फोर्स है जी हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस 4k। A force F is applied at the point this, हम इस पॉइंट को P का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास P पॉइंट जो है वो क्या हो गया, यानी मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम के मुताबिक बना लेता हूँ कि ये मेरे पास फोर्स F है, ये फोर्स F पॉइंट P पर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। अब वो कहते हैं फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट A, इसको मैंने A कह दिया, तो A के अबाउट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मूवमेंट कैलकुलेट करना है। तो मुझे जो है वो R कैलकुलेट करना होगा, फोर्स मेरे पास मौजूद है, जस्ट R जो है वो AP वेक्टर फाइंड करना है और R क्रॉस F करने से मोमेंट हमें हासिल होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी R इज़ इक्वल टू AP वेक्टर, और AP वेक्टर आपको ये मालूम है कि क्या करना है, OP में से OA को माइनस करना है। तो यानी OP में से OA को माइनस करेंगे तो 1 में से 2 माइनस होगा, सो आंसर इज़ -i बचेगा। तो फिर -1 में से ये 1 माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस करके अल्टीमेटली ये 0j बचेगा। अब बच्चों ये AP वेक्टर आपको कैलकुलेट करना आता है, पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके बाद 3 में से 2 को आप माइनस करेंगे तो इसमें से 2 में से 3 को क्या करना है, माइनस करना है। OP माइनस OA है ना। तो देखिए मैं भी डायरेक्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो आप लोगों ने मतलब ये डायरेक्ट नहीं करना, आप लोगों ने पूरी कैलकुलेशन करनी है। आपने ये काम नहीं करना, हो सकता है कि गलती हो जाए। तो देखिए P में से 2 माइनस किया, -i आ गया, -1 में से माइनस करेंगे -1 को तो ये 0 हो जाएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -k। तो बच्चों R वेक्टर मैंने बना लिया। अब मुझे मालूम करना है जी मूवमेंट, तो मूवमेंट जो है वो बराबर होगा R क्रॉस F के। सो R क्रॉस F कैसे कैलकुलेट होता है वो आप लोगों को मालूम है। आपने यहाँ पे I, J और K के साथ एक डिटर्मिनेंट बनानी है। पहले R के कंपोनेंट लिखेंगे -1 0 -1, फिर आपने F के कंपोनेंट लिखने हैं, दिस इज़ 3 2 -4। अब ये डिटरमिनेंट आपने एक्सपेंड करना, तो डिटरमिनेंट तो बच्चों आप लोगों को एक्सपेंड करना आता है, माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं आप लोग डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने में। चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से आप लोगों ने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया। तो यहाँ पर हम करते हैं जी I मल्टीप्लाइड बाय, ये 0 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, फिर -j हो जाएगा, सो दिस इज़ 4 एंड +3 प्लस k हो जाएगा इनटू, यहाँ पे हो जाएगा जी हमारे पास -2 और -0। तो अल्टीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 2i -7j -2k। सो दिस इज़ द मूवमेंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में भी कोई बात ऐसा सच मुश्किल तो नहीं है, बस सिंपल ये है कि 3 फोर्सेस आपको दी हुई हैं। F1 एक फोर्स दी हुई है, F2 दूसरी फोर्स दी हुई है और F3 जो है वो तीसरी फोर्स दी हुई है। तो पहले आपने इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट बना लेना है। तो रिजल्टेंट आप कैसे बनाएंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी सोल्यूशन, F फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी तीनों फोर्सेस को आप यहाँ पे पहले तरतीब से लिख देंगे। मैं ज़रा लिख नहीं रहा, मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अब ये पता है कि कैसे इनको ऐड करना है। देखिए F इज़ इक्वल टू, तो जब तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे तो तीनों का I कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो पहली फोर्स का I कंपोनेंट है 1, दूसरी फोर्स का I कंपोनेंट है 3 और तीसरी फोर्स में I कंपोनेंट नहीं है तो 0 कंसीडर होगा। तो लिहाजा 1 + 3 आंसर इज़ 4i। फिर उसके बाद J कंपोनेंट्स ऐड होंगे, -2j + 2j 0 हो जाएगा और +5j करेंगे तो अल्टीमेटली 5j जो है ये बरकरार रहेगा। उसके बाद K कंपोनेंट ऐड होंगे, तो पहली फोर्स में K है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, दूसरी फोर्स में -k है, तीसरी फोर्स में +2k है, तो जब इनको ऐड करेंगे -k + 2k तो आंसर इज़ +k। तो
तो बच्चों मैंने बहुत सारा काम छोड़ दिया है, 2-3 स्टेप मैंने ड्रॉप कर दिए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि तीनों फोर्सेस लिखें, फिर आई कंपोनेंट सारे इकट्ठे लिखें, फिर जे के कंपोनेंट लिख कर उनको ऐड करें। ऐसा ना हो कि आपसे कहीं अलामत की प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए। मुझसे अगर यहाँ पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो भी जाए तो काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे बोर्ड में नंबर तो मिलने नहीं है। आप लोग माशाल्लाह काबिल लोग हैं, आप लोग यहाँ पे उसकी करेक्शन कर लेंगे। लेकिन अगर आपसे गलती हो गई बोर्ड के पेपर में तो डेफिनेटली आपके नंबर कट जाने हैं। तो इसलिए बहुत मोहतात अंदाज में, तो मतलब अगर आप परफेक्ट हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि गलती नहीं होगी, तो फिर तो आप थोड़ा बहुत डायरेक्ट कर लें, वरना चाहें कि मतलब कोशिश करें कि एक एक स्टेप जो है वो सॉल्व कर लिया करें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अब यहाँ पर उसने कहा है फाइंड द मोमेंट अबाउट। अबाउट वाला पॉइंट ये है, तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि जिस पॉइंट के अबाउट होगा वो आर का इनिशियल पॉइंट होगा। तो अबाउट वाला पॉइंट है ए, और सारी फोर्सेस कंकरेंट कहाँ पर होती हैं? पी पर होती हैं, यानी सारी की सारी फोर्सेस पी पर क्या होती हैं? अप्लाई होती हैं। तो लिहाजा मुझे जो आर वेक्टर कैलकुलेट करना है दैट इज़ ए पी वैक्टर। ए उसका इनिशियल पॉइंट होगा, पी उसका फाइनल पॉइंट होगा। इस टॉपिक के अंदर इस बात का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपने इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आगे पीछे कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब आपने करना है जी आर वेक्टर इज इक्वल टू, बेटे ओ पी में से ओ ए को माइनस करना है, तो आर वेक्टर क्या होगा? ये होगा 2 - 1 आई 0 -1, दिस इज माइनस जे के, ये आई 1 - 1 प्लस 0 के। अब ये भी ज़रा मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, आप माइंड ना कीजिएगा कि सर डायरेक्ट लिख देते हैं। वो डायरेक्ट मैं सिर्फ वही चीज़ लिख रहा हूँ जो ज़ाहिरी बात है, मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं, वही चीज़ मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, अदरवाइज़ हर चीज़ मैं डायरेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अब आपने लिखना है जी मोमेंट, this is equal to r cross f, so this is determinant I j k। अब यहाँ से आगे I के कंपोनेंट हैं जो हमारे पास फोर्स के, पहले R के कंपोनेंट लिखने हैं 1 - 1 एंड 0, फिर F है तो F के कंपोनेंट दूसरी रो में लिखे जाएंगे 4 5 एंड 1। अब इसके बाद आपने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, सो दिस इज I -1 - 0 -j इंटू, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 1 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 0, प्लस के इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 5 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 4। तो अल्टीमेटली आंसर हो जाएगा -i -j प्लस 9k एंड दिस इज़ द मोमेंट। मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से अब क्लियर हो गया होगा। तो वर्क डन और टॉपिक अपना मोमेंट आसान टॉपिक थे, इसमें कोई बात मुश्किल नहीं थी। आप जस्ट लाइट सी प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक सो कि आप लोग कर लेंगे बहुत इजीली। इसके 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं मोमेंट के, और वो इसलिए छोड़े हैं कि वो आसान है, वो आप लोग खुद कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना, जस्ट आर वेक्टर मालूम करना है, आर क्रॉस एफ करते जाना है और आंसर कैलकुलेट होता जाएगा। तो बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 यानी एक्सरसाइज 7.5 का ये लास्ट लेक्चर था, और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 7 जो है वो हमारा अपने इख्तिताम को पहुंचा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 110 लेक्चर जो होगा उसमें हम अपना चैप्टर नंबर 6 जो है उसका आगाज़ करेंगे। सर्कल का टॉपिक है, तो उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिए होंगे, ताकि जैसे ही मैं चैप्टर 6 का लेक्चर अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो मौसूल हो। बाकी बच्चों लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और इसका जो लिंक है लेक्चर का वो ज़रूरतमंद दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि जिन लोगों को वाकई ही में ज़रूरत है उनको इसका फ़ायदा हो। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।